नमस्कार साथियों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हमारी जो पिछली कक्षाएं चल रही थी करंट अफेयर की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं 15 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही प्रत्येक वीडियो की तरह इसी वीडियो में भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व ओजोन दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ फुल डिटेल के साथ आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। और मैं आपको बताऊं, इस वीडियो की संपूर्ण PDF आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप इस वीडियो का जो PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है विश्व ओजोन दिवस, उसके बारे में। विश्व ओजोन दिवस के क्या है, इसका इतिहास, इसका महत्व, इस सभी के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को यह ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो विभिन्न आयनमंडल है, उसमें जो ओजोन परत है, उसके संरक्षण या सुरक्षा के लिए है, या उसको बढ़ावा देने के लिए है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत ट्राई ऑक्सीजन प्लांट या O3 की बनी होती है। ओजोन परत का कार्य सूर्य से आने वाली हानिकारक और पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए इसका कार्य किया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन मैं ये भी बता दूं, विश्व ओजोन दिवस 2023 का जो विषय है, उस विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अर्थात ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। और साथ में इसका एक ये उद्देश्य भी है, ओजोन परत को सुरक्षित करने के लिए पेड़ पौधों को लगाना आवश्यक है। जब हम इंग्लिश में बात करें इस विषय की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अर्थात फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज अर्थात ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना ही इसका विषय है। मैं आपको बताऊं, आपके सामने सूर्य है, और सूर्य और हम जहां पे रहते हैं वो आपके सामने जो प्रतीत होगी अभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत ही दूरी का अंतराल है, मतलब बहुत दूर है। तो इनके बीच में विभिन्न प्रकार की परतें हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के मंडल हैं, जिसमें हमारा पहला मंडल है क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसकी बात करें, जो वायुमंडल की जो घटनाएं होती है तो वह क्षोभ मंडल में होती है। सबसे ज्यादा घनत्व है इसी में मंडल में पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें भी इसी मंडल में पाई जाती है। और मैं बता दूं, क्षोभ मंडल के अंदर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊपर जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। बारिश, आंधी, तूफान इसी परत में होते हैं। जब दूसरे मंडल की बात करें तो समताप मंडल, जो कि क्षोभ मंडल से 18 किलोमीटर ऊंचाई का जो परत है वो समताप मंडल कहलाता है। इसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत को नुकसानदेह गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें तापमान समान होता है। इसके बाद में तीसरा मंडल है मध्य मंडल, जो कि 50 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं आपको बताऊं, मध्य मंडल की बात करें तो यह अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंडों इसी में गति करते हैं। जब हम बात करें समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच समताप सीमा होती है। और बात करें अगला चौथा मंडल आयन मंडल, जो कि पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर यह आयन मंडल या पाया जाता है। और लास्ट का जो मंडल है उसे अंतिम या बाह्य मंडल कहते हैं, जो कि 640 किलोमीटर ऊंचाई से परे हैं। मैं आपको बताऊं, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच के जो है परत, उसको क्षोभ सीमा तथा समताप मंडल और मध्य मंडल की जो सीमा है उसे समताप सीमा कहते हैं। इस पूरी पृथ्वी में या वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस 78.09% पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस 20.95% पाई जाती है तथा आर्गन गैस 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.003
1% पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, मौसमी गुब्बारे, एरोप्लेन, ये सभी समताप मंडल में पाए जाते हैं। रेडियो तरंगे, उल्का पिंडें, ये सभी आयन मंडल में पाई जाती है। और इनके बीच में जो समताप मंडल है, यहाँ पे जो ओजोन परत पाई जाती है, इसी को सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार ओजोन दिवस सन 1995 में मनाया गया था। अब ओजोन परत की जो खोज है, वो खोज किसने की, उसके बारे में जाने तो सन 1913 में फ्रांस के भौतिकविद या भौतिकी वैज्ञानिक फेब्री चार्ल्स ने इसकी खोज की थी। और इसका उद्देश्य बताऊं, ये ओजोन परत हो, उसका कारण भी मैं बताऊंगा, खोज कैसे हुई। तो आपके सामने एक फोटो दिख रही है, उसके अंदर एक साइड ग्रीन और दूसरा साइड जला हुआ है। मतलब भूतकाल और भविष्य काल, मतलब पीछे जो गया है उसके अंदर जो ग्रीन कलर की दिखाई रही भविष्य काल, अर्थात ओजोन परत जब खत्म हो जाएगी तो भविष्य काल मतलब पूरा जलजला हो जाएगा। इसका महत्व यही है कि सूर्य से जो आने वाली हानिकर पराबैंगनी किरणें हैं, उसे पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना ही इसका कार्य है। मैं आपको बताऊं, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो विश्व ओजोन दिवस की उत्पत्ति ओजोन परत की कमी की खतरनाक खोज, अर्थात सन 1970 से 80 का जो दशक था, उस दशक के दौरान सर्जेंट ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक महत्वपूर्ण छेद का खुलासा किया था। इस खोज में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में सुझाव दिए गए थे। अर्थात अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उसके ऊपर ओजोन परत के अंदर एक महत्वपूर्ण छेद पाया गया और वहां के जो मानव स्वास्थ्य है, उनकी हालत खराब थी और पर्यावरण के बारे में भी वहां पे बहुत नुकसान था। कहा जाता है 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा के रहने वाले हैं, कनाडा में मॉन्ट्रियल पैनल के रूप में पाया जाने वाला एक ऐतिहासिक पर्यावरण संधि की स्थापना की गई थी। इस पैनल में ओजोन परत की कमी का मुकाबला करने में के वैश्विक प्रयास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाया गया था। अर्थात हमें ओजोन परत की जो कमी थी, अर्थात धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसके बारे में पता लग गया था। विशेष रूप से ओजोन क्षयकारी सूक्ष्म जीवों जैसे ओडियस को लक्षित किया गया, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आदि जो गैस हैं, इन सभी से ओजोन परत को नुकसान होता था। इस चीज का पता लगाया गया था। जब हम अब क्वेश्चन की बात करें, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा हो गया था। अब हम क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को टाइम्स ऑफ नेक्स्ट 2023 की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए हम बात करें, यहाँ पे भारतीय महिला क्रिकेटर की बात हो रही है। ए स्मृति मानधाना, बी शेफाली वर्मा, सी हरमनप्रीत कौर तथा ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हरमनप्रीत को इस सूची में शामिल किया गया है। मैं बात करूं ये सूची कौन सी है, तो टाइम्स पत्रिका ने जो टॉप या विशेष 100 लोग जो कि अभी फेबुलस हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। ये लिस्ट उन उभरते हुए लीडर की है जो आने वाली पीढ़ी को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करने वाले हैं और सबसे ज्यादा इनसे इंप्रेसिव लोग होने वाले हैं। इस 100 लोगों की सूची में 3 भारतीय लोगों को जोड़ा गया है। मैं आपको बताऊं, टाइम्स पत्रिका एक न्यूज एजेंसी है, इसने 100 लोगों की एक सूची जारी की है। जब हम बात करें, इसमें भारतीय 3 है। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर तथा इसके साथ ही मैं आपको बात बताऊं, 2 अन्य व्यक्ति हैं, जिसमें हरमनप्रीत कौर के साथ साथ भारत के नंदिता वेंकटेशन और विनु डेलियल को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो कि हाल ही में बहुत चर्चित है और लोगों को ये बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी सीरीज के बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर
तथा ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में लोकतंत्र दिवस या चुनाव जो दिवस है, यह एक लोकतंत्र या राजनीतिक दिवस है, यह प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। जब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस या इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2007 में इसे पहली बार बनाया गया था। वर्ष 2007 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू किया गया था। उसके बाद वर्ष 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसे पहली बार कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है या कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए 13 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर तथा ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो मैं आपको बताऊं, अभियंता दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है उसके बारे में भी आप बात करेंगे। आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है वह मोक्षगुणम विश्वविद्यालय के फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस या अभियंता दिवस या नेशनल इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय या भारत रत्न से सम्मानित एक इंजीनियर जिनका नाम मोक्षगुणम विश्वविद्यालय है, उनकी जयंती 15 सितंबर के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ये आपको मैं बताऊं, जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये बाढ़ आपदा प्रबंधन में या सिंचाई या उसकी कमी में बहुत ही महान इंजीनियर रह चुके हैं और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह प्रतिवर्ष नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर्स 2023 का जो विषय की बात करें तो इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी 2023 का विषय इंजीनियरिंग फॉर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। जब हम बात करें ऑप्शन ए की हर घर जल योजना, ऑप्शन बी जन धन योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा ऑप्शन डी पीएम किसान योजना। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो योजना लागू की है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो कि रसोई घर में जो गैस उपयोग होता है उससे संबंधित है। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 से 2025-26 के बीच में जो 3 वर्षों का गैप है, उस 3 वर्षों के अंतराल में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार को मंजूरी दी गई है। यह जो हम घरों में तेल, बायोगैस इनका उपयोग करते हैं, इनसे प्रकृति को नुकसान होता है, उसी को देखते हुए यह योजना लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान तथा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में राज्य सरकार ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ओडिशा।
आप यहाँ भी ये भी ध्यान रखना, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने माताओं, किशोरियों अर्थात बालिकाओं और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य के जो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की गई है। अर्थात यह महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित योजना है, जिनके खान पीन का विशेष ध्यान इसमें रखा जाएगा, अर्थात उनके खान पीन की पूर्ति की जाएगी। साथ ही में ये किशोरियों और बच्चों की पोषण से संबंधित भी है। इस योजना के या मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री ने एक पद पुष्टि योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत 15 से 19 वर्ष की जो आयु की जो सभी लड़कियां या किशोरियां या बालिका को पूरक पोषाहार तथा गर्भवती महिलाएं और गर्भवती माताओं को सूखा भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों को संपूर्ण आहार, विटामिन युक्त छठवा या भुना हुआ चना जिसे कहते हैं, और मध्य कुपोषित बच्चों और कम वजन वाले बच्चों को अंडा देने का प्रावधान किया गया है। यह विशेषकर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों से संबंधित योजना है। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल IT एक्सपर्ट, जिसमें करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश तथा ऑप्शन डी श्रीलंका। तो मैं आपको बताऊं, OIML प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी वस्तु के सही होने या ना होने की पुष्टि करता है। जब हम इसके पूर्व फुल फॉर्म की भी हम चर्चा करेंगे तो हाल ही में इसे जो जारी किया है वह भारत देश ने इसे जारी किया गया। हम बात करें तो यह सर्टिफिकेट एक उपकरण के निर्माण में या उपकरण के निर्माण को बढ़ावा देना, उसके वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण करके यह प्रमाण पत्र जारी करता है, जिससे वो उपकरण पूरी दुनिया में या पूरी दुनिया भर में इसकी बिक्री की जा सकती है। अर्थात उसको पूरी विश्व में बेचने का प्रावधान या उसके लिए अपने को एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। उस सर्टिफिकेट का नाम OIML रखा गया है। यह संस्था भारत के साथ 1956 से जुड़ी है। इसमें चीन और जापान जैसे देशों के साथ साथ अब पहले 12 देश थे और 13वां देश इस प्रमाण पत्र को जारी करने वाला 13वां देश भारत बन गया। अर्थात यह वस्तु की पुष्टि करेगा या यह उपकरण से संबंधित है, उसके सही या गलत की जांच करेगा। इसके साथ में हम इसके संपूर्ण डिटेल भी बात करेंगे। OIML का अर्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, अर्थात मेट्रोलॉजी या उपकरण से संबंधित है। लीगल का मतलब स्थायी, मतलब सही तरीके से यह उपकरण को चलाया जा सकता है। अर्थात यह एक प्रमाण पत्र है जो किसी वस्तु को पूरे दुनिया भर में ओके का सर्टिफिकेट देगा। जैसे प्रसिद्ध ISI का मार्का जैसे लगता है, वैसे ही ये भी एक प्रमाण पत्र है। हम किसी दुकान करते हैं परचून की, तो उसमें भी हमें एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रमाण पत्र के साथ हम किसी उपकरण को पूरी दुनिया में चलाएं या पूरी दुनिया में उसकी बिक्री करें, उसके लिए हमें जिस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है वह सर्टिफिकेट या OIML प्रमाण पत्र या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी से संबंधित होगा। जब हम बात करें, भारत OIML सर्टिफिकेट करने वाला दुनिया भर में अधिकृत 13 देश बन गया है। इससे पहले 12 देशों ने यह जारी किया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हाल ही में सितंबर 2023 में जारी की गई भारत की वित्त वर्ष 2024 के लिए फिच रेटिंग क्या है? अर्थात यहाँ पे शब्द आया है भारत की वित्त वर्ष 2023 के लिए जो फिच रेटिंग क्या है। ऑप्शन ए 6.7, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 6.4 तथा ऑप्शन डी 6.3। तो हम बात करेंगे फिच
रेटिंग की बात करेंगे तो यह अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना सन 1914 में हुई थी और 2024 भारत की 2024 वित्त वर्ष 2024 का जो फिच रेटिंग है वो 6.3 रखी गई है। मैं आपको बताऊं इसकी स्थापना सन 1914 में संस्थापक जॉन लोल्स फिच के द्वारा की गई थी जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका लंदन या इंग्लैंड में भी है। यह वित्त वर्ष के आधार पे कोई कंपनी है जैसे पूरे कंपनी कोई अथॉरिटी लीगल कंपनियां उसके क्या है रेटिंग के बारे में दर्शाता है। हमारे भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर 2024 वित्त वर्ष में इसने बताई है वो 6.3% बताई है। इसका अनुमान पहले लगाया था 6.6% लगाया था जिसका अभी 6.3% रही है। जब हम बात करें फिच रेटिंग ने भारत की वित्त वर्ष 2023 की जो वृद्धि का अनुमान 6.3% पर बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हाल ही में वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के रूप के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना है? ऑप्शन हम बात करें ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 तथा ऑप्शन डी 14। तो मैं आपको बताऊं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान संबंधी या वाच्य विज्ञान पुरस्कार से संबंधित है जो CISR से या एक जो भारत की संस्था है CISR उसके द्वारा यह दिया जाता है। अर्थात अब की बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कुल 12 लोगों को चुना है। मैं आपको बताऊं यह पुरस्कार का नाम इसलिए क्यों पड़ा क्योंकि जब इसकी एजेंसी की स्थापना सन 1942 में हुई थी और अर्थात 26 सितंबर 1942 में हुई थी अर्थात लगभग 80 साल पहले। और इसके पहले जो महानिदेशक थे उसका नाम स्वरूप भटनागर था और उन्हीं के नाम के आधार पे अभी जो पुरस्कार या शांति स्वरूप पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और इस बार जो पुरस्कार दिए गए हैं वो टोटल 12 लोगों को चुना गया है। यह पुरस्कार 7 विषयों से संबंधित दिया जाता है जिसमें भौतिक, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान 7 विषयों से संबंधित यह पुरस्कार प्रदानित किया जाता है। जब हम बात करें तो इसके पहले महानिदेशक स्वरूप भटनागर और वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो इस संस्था अर्थात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर N कलेशवी और दूसरी बात करें तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की बात करें तो यह है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाल ही में गुजरात राज्य ने नेवा परियोजना का उद्घाटन कौन करेगा? अर्थात हाल ही में गुजरात राज्य में नेवा परियोजना का उद्घाटन कौन करेगा? ए भूपेंद्र भाई पटेल, बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी तथा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो मैं आपको बताऊं नेवा योजना या परियोजना का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। यह एक एप्लीकेशन है, यह मोबाइल एप्लीकेशन भी कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे परियोजनाओं के साथ अलग अलग परियोजना भी जुड़े हैं। इसका अर्थात यह है, इसका उद्देश्य यह है पूरे यथार्थ पूरा राष्ट्रीय एक एप्लीकेशन जिसमें सभी योजनाओं को जोड़ा गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अर्थात नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान का उद्घाटन किया है और गांधीनगर गुजरात में विधानसभा में संबोधित किया गया है। जब हम बात करें इस एप्लीकेशन के द्वारा या नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के द्वारा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक है। अर्थात इसमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में 44 मिशन है जिनमें से एक है जिनका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउस में बदलकर उनका कामकाज को कागज रहित बनाना है। तो इससे संबंधित है नेवा योजना जिसका संपूर्ण फॉर्म है ई विधान। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में सितंबर 2023 में
राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंगदान को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, ऑप्शन सी एक नया स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थापित करना, तथा ऑप्शन डी सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। तो मैं आपको बताऊं, जब हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो आयुष्मान भव का अर्थ है लंबी उम्र जियो, तो एक इसका अर्थ है सभी के लिए स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना, अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित यह अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के हर गांव, हर कस्बे में स्वास्थ्य सेवा संतृप्ति अर्थात कवरेज करना है, अर्थात पूरे भारत में स्वास्थ्य से संबंधित कोई पीछे ना रहे या कोई बीमारी या कोई मृत्यु ना हो, उससे संबंधित है। अर्थात प्रत्येक इंसान या प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक मोहल्ले कस्बे में देखभाल की जाएगी। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया जाएगा। पूरे देश और पूरे समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक है, अर्थात पूरे देश भर के लिए, पूरे देश के एक एक कोने तक यह किया जाएगा। तो आज की हमारी क्लास इतनी थी, जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा और साथ में हमने 10 महत्वपूर्ण पर्सन जो कि पूरी जानकारी के साथ हमने पढ़े हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर एक बहुत ही मजेदार टॉपिक तथा 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ।